और आगे बढ़ते हुए बड़ी जानकारी आपको हम दे दें कि पीएम मोदी बिहार पहुंच चुके हैं। बिहार की देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का पीएम मोदी को उद्घाटन करना है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने ये है कि पीएम मोदी पहुंच चुके हैं बिहार। आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी और नए कैंपस का उद्घाटन उनको करना है। नालंदा खंडहर का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी और साथ ही इस उद्घाटन के वक्त नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और शशांक कुमार मेरे सहयोगी वहीं से जुड़ चुके हैं। आइए सीधे आपको उन्हीं के पास ले चलें। शशांक, अपडेट दीजिए, पीएम मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, पीएम मोदी जो है पहुंच चुके हैं। अभी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर वो घूमेंगे। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अभी से ठीक 2 मिनट पहले पीएम यहां पर आए हैं। यहां पर वो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर घूमेंगे। उसके बाद पीएम मोदी जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो नवनिर्मित कैंपस है उसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, एक समय नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। 815 साल के लंबे इंतजार के बाद यह शिक्षा का केंद्र एक बार फिर से अपने पुराने स्वरूप में जो है वो लौट रहा है। और जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके बाद पीएम मोदी का ये पहला बिहार दौरा है, तो काफ़ी अहम है अपने आप में। और ये नीतीश का गृह जिला नालंदा है। नीतीश जी बस पहुंचने वाला है यहाँ पर। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। और आपको बता दें, जब वो यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस है उसका जब उद्घाटन करेंगे तो वहाँ पर कई देशों के राजदूत भी रहेंगे और जो बिहार के राज्यपाल हैं वो भी रहेंगे। आपको हम बता दें, ये जो नालंदा है विश्व को ज्ञान एवं शांति का संदेश देने वाली ऐतिहासिक धरती और बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है। आपको मैं बता दूं कि राज्यपाल और सीएम नीतीश ने गया एयरपोर्ट पे जो है प्रधानमंत्री का जो है अभी स्वागत भी किया है। और जहाँ तक नालंदा विश्वविद्यालय की बात है तो ये 815 सालों के बाद अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है। 1193 में खिलजी के आक्रमण के बाद ये बर्बाद हो गया था। उसके बाद अब ये विश्वविद्यालय 415 एकड़ में 1750 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिसमें सैकड़ों बिल्डिंग हैं, दर्जनों तालाब हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल है, आवासीय परिसर इत्यादि सब कुछ उसमें है। अभी पीएम जो है यहाँ पे जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है उसके खंडर में गए हैं। अभी से ठीक 5 मिनट पहले अभी वो इसका भ्रमण करेंगे। इसके बाद वो जो नवनिर्मित कैंपस है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। जी बिल्कुल, इस खंडहर के बारे में कितनी देर तक वहां पर शशांक रहेंगे पीएम मोदी, इसके बारे में भी आपसे मैं जानकारी लूंगी। और वहां खंडहर देखने के बाद पीएम आएंगे और इस नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे, जैसे कि शशांक विवाह से जानकारी दे रहे हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा कायाकल्प किस तरीके से साल दर साल होता आया है उसके बारे में जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। और किसी समय में दुनिया के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी और अब ऐतिहासिक गौरव फिर से लाने के लिए कवायद तेज हो गई है। आपको कुछ जानकारी हमारे पास है। नालंदा विश्वविद्यालय का कायाकल्प किस तरीके से हुआ, आइए बड़ी एलईडी के जरिए आपको हम बताएं। अब पूरी जानकारी देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय का कायाकल्प साल 2006 पुनरुद्धार का प्रस्ताव आया और साथ ही साल 2007 में EAS के 16 सदस्य देश राजी हुए। साल 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम संसद से पारित हुआ और साथ ही साल 2014 में पहले बैच का नामांकन कन्वेंशन सेंटर में सेशन शुरू किया गया। उसके बाद साल 2016 में संयुक्त राष्ट्र ने विरासत स्थल इसको घोषित किया। तो देखिए, 2006 से लेकर के ये 2016 तक का पूरा डेटा, पूरी जानकारी आपके सामने है कि साल 2006 में पहले पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा गया, 7 में फिर किस तरीके से हुआ। उसके बाद देखिए 16 के बाद 17 में, साल 2017 में विश्वविद्यालय कैंपस का निर्माण शुरू किया गया और साल 2024 में 455 एकड़ में कैंपस बनकर के तैयार हो चुका है। उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है और साथ ही कौन करेगा, पीएम मोदी करेंगे। साथ में उनके साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार रहेंगे। उद्घाटन के साक्षी 17 देशों के मिशन प्रमुख बनेंगे जो वहां पर मौजूद रहेंगे। आइए एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लिए चलें। शशांक कुमार लगातार वहां से आपको जानकारी दे रहे हैं। शशांक, नालंदा खंडहर में कितनी देर पीएम मोदी वहां पर रहेंगे, जानकारी जो अधिकारी वहां पर होंगे वो पीएम मोदी को कितनी देर देंगे, उसके बाद फिर नए कैंपस का उद्घाटन वहां पर कितने बजे होगा, ओवरऑल उनके कुल कितने घंटे का आज का कार्यक्रम है बिहार का, जरा बताइए। देखिए, करीब 3 घंटे तक वो बिहार में रहेंगे। अभी वो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर को में गए हैं, वहाँ घूमेंगे। करीब 20 मिनट तक यहाँ रहेंगे और यहाँ के बाद लगभग 15 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पर वो जाएंगे और जो नवनिर्मित कैंपस है उसका उद्घाटन करेंगे। तो वहाँ पर कई देशों के राजदूत, बिहार के राज्यपाल सीएम नीतीश मौजूद रहेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो साथ में रहेंगे। वो यहाँ पर भी
आए हैं और छात्रों से संवाद भी वहां पर जो है पीएम मोदी करेंगे। आपको बता दें, एक समय दुनिया के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जो है नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो ये अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है। 815 सालों के बाद 1193 में खिलजी के आक्रमण के बाद ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। 455 एकड़ में ये बनकर तैयार हुआ है। करीब 1750 करोड़ रुपए जो हैं इस पे खर्च हुए हैं। तो बिहार के लिए आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। और आपको मैं बताऊं कि नीतीश का ये गृह जिला है और नीतीश साथ रहेंगे तो एनडीए एकजुट है, हम लोग मजबूती से साथ हैं। एकजुटता का भी जो है वो संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव तो समाप्त हो गया, अब विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है। तो बिहार में एनडीए एकजुट है, ये भी एक मैसेज देने की जो कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं है, एनडीए को बहुमत है। केंद्र की सत्ता की चाबी नीतीश के पास है, महागठबंधन से बार बार नीतीश को ऑफर बिल्कुल ठीक है शशांक, एनडीए की मजबूती और नीतीश कुमार के साथ में एकजुटता का संदेश भी वहां से देते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। अब आइए आगे बढ़ते हुए नालंदा विश्वविद्यालय 2.0 क्या है, किस तरीके से ये पूरा बनाया गया है, उसके बारे में जानकारी आपको हम देते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय 2.0 क्षेत्रफल है 455 एकड़, जो नया कैंपस बनकर के तैयार हुआ है। जलाशय 100 एकड़ में, निर्माण 2017 से 2024 के बीच में अब बनकर के तैयार है। और क्लासरूम 40 वहां पर होंगे, एकेडमिक ब्लॉक 2 वहां पर बनाए गए हैं और बहुत सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये पूरा कैंपस होगा, जो 17 से निर्माण कार्य जिसका शुरू हुआ, उसके बाद 24 में यानी कि इस साल ये बनकर के तैयार हुआ है। पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो देखिए क्षेत्रफल है इसका 455। छात्रों की क्षमता कितनी है, देखिए 1900 क्षमता ये है छात्रों की जो वहां पर पढ़ सकते हैं एक साथ। ऑडिटोरियम 1 वहां पर बनाया गया है, मीटिंग हॉल 2 बनाए गए हैं, छात्रावास वहां पर 2 बनाए गए हैं। तो जो नया कैंपस बनकर के तैयार हुआ है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, उसके बारे में ये अहम जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नालंदा दौरे पर सांसद कौशलेंद्र कुमार ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के आने से पूरे बिहार के लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि नालंदा पर्यटक स्थल है और पर्यटक स्थल होने के नाते मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे काम वहां पर किए। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि 10 साल प्रधानमंत्री रहे और पहली बार वो नालंदा विजिट करने आ रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी भी जाएंगे और नालंदा का जो हमारा इतिहास है उसको भी पुराना उसको भी देखेंगे। किस प्रकार से दौरा देख रहे हैं, इससे हम क्या लोगों को बढ़ावा? मालूम ऐसा नहीं है, एक वैक प्रोग्राम लगा है और मैं समझता हूँ कि उनके आने से पूरे बिहार के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। है नालंदा राज्य सब पर्यटक स्थल है। और आगे सीधे हम शशांक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, वो बिहार से ही लगातार बने हुए। शशांक देखिए, इस नालंदा यूनिवर्सिटी का अपना गौरवशाली इतिहास तो है कि अब सुनहरा भविष्य इसका आगे नजर भी आ रहा है। ये प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का तीसरी बार ये पहला दौरा है बिहार का, सरकारी दौरा। अब यहाँ से जैसे कि आपने भी कहा कि एनडीए की मजबूती, क्योंकि चुनाव तो खत्म हो गए, एनडीए की मजबूती और साथ ही नीतीश कुमार के साथ में जो एकजुटता है उसका संदेश भी आज यहाँ से पीएम मोदी देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल देते हुए आएंगे, क्योंकि केंद्र में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं है। ये एनडीए की सरकार है और सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास है, चंद्रबाबू नायडू के पास है। बार बार इंडिया गठबंधन के तरफ से नीतीश पर डोरे डाले जा रहे हैं, लेकिन नीतीश मजबूती से एनडीए में बने हुए हैं। जब साथ में खंडर में और वहाँ पे जो कैंपस का उद्घाटन होना, वहाँ पर जब नीतीश साथ रहेंगे तो एक अलग जो है वो मैसेज दिया जाएगा। आपको बता दें, ये जो नया कैंपस बना है इसमें सैकड़ों बिल्डिंग्स हैं, तालाब हैं, मेडिटेशन हॉल है, आवासीय परिसर है, हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पे है। तो हमें भी इंतजार है, हम भी वहाँ पहुँचेंगे और दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन एक बहुत अहम दौरा ये प्रधानमंत्री का बिहार में है, ये इसको आप समझ लीजिए। और लोकसभा चुनाव के बाद आ रहे हैं और नीतीश के गृह जिला में आ रहे हैं। सबसे पहली बार जब तीसरी बार लोकसभा चुनाव एनडीए में सरकार बनी, लोकसभा चुनाव हुआ है, तो नीतीश के गृह जिले को उन्होंने चुना है। तो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है। बिल्कुल ठीक है, ये भी एक कोशिश वहां से पीएम मोदी देंगे। लेकिन कौन कौन आज इस पूरे, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए शशांक, कौन कौन इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे? उससे पहले राज्यपाल क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के, सुनवाते हैं दर्शकों को। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं इस नए भवन के निर्माण के लोकार्पण के लिए, इसी में इसकी महत्ता समाई हुई है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री स्वयं इस पर ध्यान देकर
उनका भी आग्रह है शुरू से ही कि नालंदा अपनी पहचान बननी चाहिए पूरे विदेशों में, लेकिन वो भग्न अवशेष जो है वो नहीं, नई धरोहर, नई विरासत निर्माण करके। तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि अपनी बात कहते हुए आपको नजर आए, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नालंदा खंडहर पहुंचे हैं पीएम मोदी और वहां पर उनको जानकारी दी जा रही है इस पूरे ही नालंदा खंडहर के बारे में। इसके कुछ ही देर के बाद जो यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बन करके तैयार हुआ है वहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे और उसका उद्घाटन भी करेंगे। उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री भी होंगे, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर है। कुछ वक्त यहाँ रहने के बाद, यहाँ जानकारी हासिल करने के बाद, जैसे कि अधिकारी उनके साथ में जो मौजूद हैं वो उनको ब्रीफ करेंगे, वो उनको बताते जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से पीएम मोदी सीधे कैंपस के उद्घाटन के लिए निकलेंगे। तो यहाँ वो प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के नए स्वरूप को देश को समर्पित आज करने वाले हैं और पीएम के साथ में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी होंगे, बिहार के राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, साथ में कई देशों के राजदूत होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों के रहने की भी संभावना है जब नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी उस वक्त। और साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी की बिहार में ये पहली सरकारी यात्रा है। माना यह भी जा रहा है कि इस दौरान एनडीए की मजबूती को लेकर बार बार पीएम जिक्र भी करते आ रहे हैं जब से नई सरकार का गठन हुआ है। और साथ ही नीतीश कुमार जब उनके साथ में होंगे तो एकजुटता का संदेश भी यहाँ से देने की कोशिश होगी। और शशांक कुमार मेरे साथ लगातार बने हुए। शशांक, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस नालंदा खंडहर के बारे में जानकारी लेते हुए और वहां जो अधिकारी मौजूद हैं वो पीएम मोदी को ब्रीफ करते हुए दर्शक ये तस्वीरें देख रहे हैं। शशांक जी बिल्कुल, देखिए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास की जानकारी जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जो हैं वो पीएम मोदी को अंदर दे रहे हैं, साथ में वो मौजूद हैं, हर चीज़ के बारे में वो बता रहे हैं। बहुत ही ये ऐतिहासिक जगह है। आपको बता दें, विश्व को ज्ञान एवं शांति का संदेश देने वाली ये ऐतिहासिक धरती और पीएम का आगमन यहाँ पर हुआ है। मीडिया की एंट्री अंदर नहीं है, यहाँ पे मेन गेट के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, उसके बाहर हम लोग खड़े हैं। लेकिन पीएम अभी यहाँ पर गए तो उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक बैरिकेडिंग के उस साइड भी खड़े थे, तो पीएम ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन जो है वो स्वीकार किया। सुबह से लोग यहाँ पर खड़े थे पीएम की एक झलक पाने को, लेकिन अब सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट कर दी गई है, इसलिए उन लोगों को अब यहाँ से पीछे कर दिया गया है। लेकिन मीडिया भी मेन गेट के ठीक बाहर अभी हम लोग खड़े हैं। करीब 20 से 25 मिनट जो है पीएम मोदी यहाँ पर रहेंगे, सभी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। इसके बाद 15 किलोमीटर की दूरी है, उसके बाद वो वहाँ पर जाएंगे, जो विश्वविद्यालय का नया कैंपस बना है उसका उद्घाटन करेंगे। और वहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगा कि वहाँ पर वो प्रोफेसरों, छात्रों से भी संवाद करेंगे। तो वहाँ पर उस समय बिहार के राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर वो मौजूद रहेंगे, सीएम नीतीश रहेंगे, उसके बाद जो बड़े अधिकारी हैं विश्वविद्यालय के वो मौजूद रहेंगे। और कहा जा रहा है कि कई देशों के राजदूत वहाँ मौजूद रहेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जो है वहाँ पर रहेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट दिन जो है वो बिहार के लिए। देखिए थोड़ी हलचल हो रही है, लगता है कि पीएम अब किसी भी समय, देखिए प्रधानमंत्री कैमरा पर्सन विशाल से कहेंगे आपको तस्वीरें दिखाएं। ये जो गेट है यहाँ पे वो खुल चुका है और लगता है कि अब पीएम मोदी जो है वो बाहर निकलने वाले हैं। 15 से 20 मिनट का ही उनका यहाँ पे कार्यक्रम था, जैसा कि मैंने आपको सूचित किया। हलचल है, जो अधिकारी हैं, जो एसपीजी के जवान हैं, देखिए बाहर की तरफ अब निकल, मतलब प्रधानमंत्री अब देखिए किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकते हैं, किसी भी समय वो बाहर आ सकते हैं। अंदर से सिग्नल दे दिया गया है, गेट भी जो है वो खोल दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो यहाँ पे किए गए हैं। ये टूरिस्ट प्लेस है, आए दिन बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर टूरिस्ट की, लेकिन आज सिर्फ आम लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं हो रही क्योंकि पीएम का कार्यक्रम है। पीएम अब देखिए किसी भी समय जो है वो बाहर आ सकते हैं और यहाँ से सीधा जो है वो जाएंगे विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन करना। उनके हाथों आज उद्घाटन होना है, तो वहाँ पे भी एक बड़ा कार्यक्रम है। ठीक है, ये खंडहर देखने के बाद यहाँ से पीएम मोदी का काफिला कुछ ही देर के बाद कभी भी अब यहाँ से निकल सकता है सीधे यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए। वहाँ पर उद्घाटन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पीएम मोदी पहुँचेंगे और नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे।
पुरातत्व विभाग की जो अधिकारी वहां पर मौजूद, उन्होंने इस पूरे खंडहर के बारे में जानकारी पीएम मोदी को दी और 15 से 20 मिनट का उनका पूरा कार्यक्रम इस खंडहर का था। उसके बाद अब सीधे नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। नीरज मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका रुख करें। नीरज, ये बिहार की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त खंडहर को देखते हुए पीएम मोदी और वहां से अब निकल रहे हैं, नए कैंपस का उद्घाटन भी वो करेंगे। यहाँ से सीधा संदेश क्या देने की कोशिश की जा रही है नीरज? देखिए, सीधा संदेश देने की कोशिश ये की जा रही है राजगीर से कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो नए कैंपस का उद्घाटन पीएम थोड़ी देर में करने वाले हैं, उसके पीछे का पर्पज़ ये है कि हमारे जहन में है कि जो पुराने और पौराणिक चीज़ें हैं, जो हमारी यादें हैं, जो देश की संस्कृति है, उसको पुनर्जीवित किया जाए। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण कोई संयुक्ति नहीं है, कोई छोटी चीज़ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और गौरवशाली क्षण है, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, भारत का जब भी इतिहास और प्राचीनता की बात की जाएगी, उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों का जिक्र होगा। क्योंकि लंबे समय तक, यानी कि इतिहास के झरोखों में आप अगर गौर करेंगे तो नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी का बार बार जिक्र होता है। और वो नालंदा यूनिवर्सिटी जिसने पूरी दुनिया को दिशा दी हो, पूरी दुनिया को जिसने एक मार्ग दिखाया हो, वो नालंदा यूनिवर्सिटी आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विज़न है कि जो हमारी पौराणिक और हमारी जो संस्कृति रही है, जिसने हमारे गौरवशाली इतिहास को जिंदा रखा है, वर्ल्ड के ऐतिहासिक मैप में नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया हो, वो नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बनाकर ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारी संस्कृति, हमारा जो साहित्य, हमारा सभ्यता, हमारा लोकतंत्र, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था, वो कितना रिच था, कितना बड़ा था कि हम पूरी दुनिया को राह दिखाते थे, पूरी दुनिया को हम शिक्षा देते थे, और उसी का ये पुनर्जीवन है। जी बिल्कुल ठीक है दीपा। कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। नीरज वहां से अहम जानकारी भी दे रहे हैं। आपको बिहार की तस्वीरें हम दिखाते हैं। पीएम मोदी वहां पर मौजूद हैं और जब वो नालंदा विश्वविद्यालय के जो खंडहर को देखने के लिए पहुंचे, उसी वक्त की ये तस्वीर है। इसके थोड़ी देर के बाद अब पीएम मोदी सीधे नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और वहां पर जो नया कैंपस बन करके तैयार हुआ है, उसको देश को समर्पित पीएम मोदी करेंगे। नालंदा खंडहर नहीं, बल्कि आप विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत आप कह सकते हैं इसको, जिसकी अवशेष यहाँ पर हैं। और विश्वविद्यालय जो कभी पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, एक बार फिर से उसी विरासत को सहेजने और उसी गौरव को दोबारा से वापस लाने की कोशिश अब सरकार किस तरीके से कर रही है, उसी की ये तस्वीर आपके सामने है। पीएम मोदी को जानकारी वहाँ पर देते हुए कि कैसे अपने आप में पूरा ये गौरवशाली इतिहास नालंदा विश्वविद्यालय का रहा और अब शिक्षा के क्षेत्र में तेजी के साथ भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसकी भी जो मिसाल है वो यहां से देखने को मिलेगी। कुछ ही देर के बाद कैंपस का उद्घाटन करते हुए नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे। उनके साथ में नीतीश कुमार भी होंगे, राज्यपाल भी बिहार के होंगे, साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां पर होंगे और भी जो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे उनके बारे में पूरी जानकारी आपके सामने है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर पहुंचे खंडहर को देखने के लिए, तो उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी, उन्होंने उनको ब्रीफ किया, पूरी जानकारी उनको दी इस पूरे ही परिसर के बारे में। और 15 से 20 मिनट का उनका यहाँ पर रुकने का पूरा कार्यक्रम था और फिर यहाँ से सीधे ही उनको कैंपस के लिए जाना भी है। वहाँ पर उद्घाटन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ ही देर के बाद बस तस्वीरें आनी है जब पीएम मोदी वहां पहुंचेंगे, कैंपस का उद्घाटन करेंगे और नए कैंपस को देश को समर्पित करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर जान लीजिए आप। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और आज दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुकी हैं। कल उन्होंने अपने इस्तीफे में इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा आरोप लगाया था। किरण ने इस्तीफे में लिखा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी केवल एक ही व्यक्ति की जागीर बनकर रह गई है और ऐसे में सवाल ये कि क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने फिर से अंतरकलह की एक बड़ी चुनौती आने वाली है। और इसी खबर पर मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार मेरे साथ हैं और नीरज पांडे भी मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले नीरज, आपका रुख करते हुए
ये विधानसभा के चुनाव तो सर पर है हरियाणा में, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। दोनों ही किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति बीजेपी में शामिल कुछ ही देर के बाद हो भी जाएंगे, क्या जानकारी? निश्चित रूप में ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन है, क्योंकि किरण चौधरी बड़ी नेता हैं कांग्रेस की, मंत्री रही हैं, कई अहम पदों पर रही हैं, बेटी भी पूर्व सांसद हैं श्रुति चौधरी, और बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है। तो जाहिर सी बात है पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के परिवार से हैं, उनकी बहू हैं, और ऐसे में वो सक्रिय राजनीति में पिछले काफ़ी सालों से किरण चौधरी सक्रिय हैं। ऐसे में कांग्रेस से उनका इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना निश्चित रूप में विधानसभा चुनाव में फ़ायदेमंद होगा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये करती रही कि जहाँ भी राज्य में चुनाव लड़ती है, कोशिश उनकी वही होती है कि वहाँ के जो लोकल बड़े लीडर्स हों, ग्राउंडेड लीडर्स हों, उनको पार्टी में शामिल कराया जाए। और किरण चौधरी के सामने भी एक बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस में अब उनके लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़े नेता हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी की कमान संभालने वाले हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रहते हुए किरण चौधरी मुख्यमंत्री बन नहीं सकती हैं। हो सकता है कि मंत्री बन पाएँ ना बन पाएँ, या कल सरकार उनकी बने ना बने, तमाम चीज़ें हैं। ऐसे में उनके लिए एक बड़ा अवसर था कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो। भारतीय जनता पार्टी के जरिए अपनी एक अलग राह उन्होंने तय की है। और अभी थोड़ी देर बाद, जहाँ मैं हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फ्रेंस हॉल है, थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि यहीं पर किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी। जी ठीक है, विधानसभा चुनाव से पहले ये विन विन सिचुएशन तो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन जैनेंद्र, ये कितना नुकसानदायक होगा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए? बिल्कुल, देखिए ये तो चुनाव नतीजों से ही पता चलेगा कि कितना नुकसानदायक हुआ, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा जाट चेहरा किरण चौधरी हैं और जाट समाज के बीच बीजेपी पैठ बनाने की कोशिश हरियाणा में लगातार कर रही है, लेकिन कोई बड़ा चेहरा अब तक बीजेपी कांग्रेस से नहीं तोड़ पाई थी। और किरण चौधरी के तौर पर एक बड़ा जाट चेहरा जो है वो निश्चित तौर पर बीजेपी को मिला है, और बंसीलाल की विरासत तो उनके साथ जुड़ी हुई है। हालांकि देखिए ये जनता ही तय करती है कि कोई भी जो राजनीतिक दांव है वो कामयाब होगा कि नहीं होगा। और इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया, मेरे साथ डॉक्टर नरेश हैं। किरण चौधरी का जाना कितना बड़ा झटका है, और आप खुद जाट समाज से आते हैं, क्या लगता है कि ये एक बड़ा कैच बीजेपी के लिए? देखिए, दुखद है, किरण चौधरी जी को बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं रहना चाहिए था। उनको ये महसूस करना चाहिए कि अशोक तंवर का क्या हाल हुआ, जयंत चौधरी का क्या हाल हुआ। जाट उसके साथ है जो जाटों के साथ है, जो सत्ता के साथ है, जाट उसके साथ कभी नहीं रहा। और आज जब लग रहा है कि हरियाणा के अंदर सरकार बन सकती है, लोगों के हक और हकूक की लड़ाई, झटका तो लगा है ना। जयंत किरण चौधरी बड़ी नेता तो है, झटका तो लगा है। निश्चित तौर पर किरण चौधरी का जाना बड़ा दुखद है, परंतु किरण चौधरी जी का हाल वही होगा जो पूर्व में जो बड़े बड़े नेता गए थे वापस लौट के आए हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की सुनवाई नहीं होती पार्टी में? वो चिट्ठी लिखकर गई जो इस्तीफे में कह रही है कि हरियाणा कांग्रेस को निजी जागीर की तरह चलाया जा रहा है, सीधा निशाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। क्यों पार्टी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर नाराजगी है तो उसको दूर करने की कोई व्यवस्था? नहीं, देखिए, किरण चौधरी जी का कहना गलत है। पीछे राज्यसभा चुनाव में भी उनका नाम विवादों में आया था, और उसके बाद अब की बार अगर टिकट नहीं हुआ तो सामने विधानसभा का चुनाव था। उनको बड़े रूप में देखना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने उनको सदैव पदों से नवाजा है, उनके परिवार को नवाजा है। तो ऐसे समय पे जाना, तो जयचंद और मीर जाफर भी उन पे हंस रहे होंगे, ये कहना है। देखिए, बीजेपी में शामिल हो गई किरण चौधरी, अब उन्हें परोक्ष रूप से गद्दार कहा जा रहा है। अब देखिए, किरण चौधरी भी अपने राजनीतिक भविष्य के लिए गई हैं कांग्रेस में। वो साफ तौर पर देख रही थी कि चूंकि उनकी बेटी जो 2009 में सांसद थी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से, 14 और 19 में हारी, तो इस बार टिकट नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है किरण चौधरी को लग रहा था कि अब यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस पर एक तरीके से उनका एकाधिपत्य है, और यही वजह है। और जब श्रुति को टिकट नहीं मिला, नाराजगी तो तभी से बाहर आ रही थी। अब उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की भी गई या नहीं की गई, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन खैर, बीजेपी में शामिल होने से पहले किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी ने क्या कुछ कहा, वो आपको दिखाते हैं। सैलाब उमड़ के आ रहा है, और ये इसलिए क्योंकि भाजपा की जो नीतियां रही हैं देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री जी को जो बार बार लोग चुन रहे हैं, वो एक इसी में एक अपने आप में प्रमाण है कि किस तरीके से लोकप्रियता आज के दिन भाजपा की बढ़ती जा रही है। और इसी के कारण आज सारे की सारे आज इकट्ठे हुए हैं इसी जोश के साथ, इसी नई ऊर्जा के साथ कि हम सब इकट्ठे होकर ईमानदारी के साथ भाजपा को
मजबूती दे। तो जैनेंद्र और नीरज अहम जानकारी इस खबर पर दे रहे थे। जैनेंद्र आपका शुक्रिया, नीरज आप बने रहे हमारे साथ। देखिए, केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद अब बीजेपी ने कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी ने देर रात बड़ी बैठक की। राज्यों के कोर ग्रुप के साथ शीर्ष नेतृत्व ने मंथन किया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में यह भी तय हुआ कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर महाराष्ट्र में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव नहीं होगा और बैठक में झारखंड का अगले 5 महीने का रोड मैप भी तैयार किया गया है। तो देखिए, महाराष्ट्र झारखंड में किस तरीके से आगे बढ़ना है, अब विधानसभा चुनाव को लेकर इस पर मंथन किया गया और जो परफॉर्मेंस रहा अभी लोकसभा के चुनाव में उसको लेकर भी चर्चा की गई। देखिए, बीजेपी का विधानसभा चुनाव पर किस तरीके से मंथन चल रहा है उसके बारे में जानकारी हमारे पास है। आइए बड़ी एलईडी के जरिए आपको हम वो जानकारी दें। बीजेपी का विधानसभा चुनाव पर मंथन लगातार जारी। बैठक, बीजेपी के राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक हुई। राज्य महाराष्ट्र और झारखंड, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा, मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर देखिए, महाराष्ट्र पर फैसला यह कि नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो सीटें आई लोकसभा चुनाव में उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि नेतृत्व में कोई बदलाव महाराष्ट्र में नहीं होगा। झारखंड के लिए रणनीति बनाई गई कि 5 महीने का पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। 5 महीने के भीतर किस तरीके से आगे पार्टी बढ़ेगी झारखंड में, और साथ ही चुनौतियां क्या क्या है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना ये बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है, तब जबकि अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। और देखिए, बैठक में महाराष्ट्र पर भी मंथन हुआ और बैठक में क्या क्या हुआ ये बता रहे हैं महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता, आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र में जैसा आप जानते हैं कि केवल 0.3% से महायुति और एमवीए में अंतर है, तो कहाँ वोट मिले कहाँ नहीं मिले, कहाँ परेशानी हुई, कौन सी करेक्टिव एक्शंस लेनी चाहिए, ये सारी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई। उसके साथ साथ आगे में विधानसभा की रणनीति क्या होनी चाहिए उसकी ब्लूप्रिंट पर एक हमने चर्चा की। अब जल्दी ही हमारे जो एनडीए पार्टनर्स हैं उनके साथ चर्चा करके महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव को जीतने की दृष्टि से हम लोग रणनीति तय करेंगे। कोई बदलाव नहीं है। फिर एक बार एनडीए की महायुति की सरकार बहुत मजबूती से हमें महाराष्ट्र में लानी है। किसी प्रकार का कोई बदलाव का सिलसिला नहीं, कोई बदलाव नहीं है। फिर एक बार एनडीए की महायुति की सरकार बहुत मजबूती से हमें महाराष्ट्र में लानी है। किसी प्रकार का कोई बदलाव का सिलसिला नहीं। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को आपने सुना। दोनों ने कहा कि कोई बदलाव यहां पर नहीं होगा, बल्कि और मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए, बैठक में झारखंड का रोड मैप भी तैयार किया गया। क्या है ये पूरा रोड मैप, सुनिए बीजेपी नेताओं की जुबानी। चुनाव लोकसभा का हुआ, उसकी हम सब लोगों ने समीक्षा भी की और उसके साथ साथ 2024 के आखिरी में जो विधानसभा का चुनाव है उस दृष्टिकोण से हम सब लोगों ने तैयारी की भी। एक प्रकार से क्या क्या चुनौतियाँ हैं हमें और कैसे कैसे आगे बढ़ना है, सामान्यतया इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। नवंबर में झारखंड का चुनाव होने जा रहा है। हमने अगले 5 महीना में क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आगे जाना होगा, इसका ऊपर पूरा मंथन हुआ। और लोकसभा चुनाव का जो हमें एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ झारखंड से, उससे हमारा टीम का मन में ये भी विश्वास है कि हम सरकार बनाने जा रहा हूँ। झारखंड में हमारे गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास भी होने वाला है और अच्छा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके झारखंड में सरकार बनाने का काम में हम लोग सब जुट जाएगा। तो हिमंता बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी को आपने सुना। उन्होंने पूरी जानकारी साझा की कि बैठक में क्या पूरा रोड मैप तैयार हुआ है झारखंड को लेकर। आइए नीरज पांडे का रुख करते हैं दिल्ली से, वो हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, देखिए, दोनों ही जगहों को लेकर, महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, दोनों ही जगहों को लेकर कल बहुत मंथन भी किया गया
और महाराष्ट्र में ये साफ कर दिया गया कि कोई जो परफॉर्मेंस रहा अभी लोकसभा चुनाव में, उसके बाद कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि और मजबूती के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। और झारखंड को लेकर तो 5 महीने का पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है हमेशा निरंतर चुनावी प्रक्रिया में रहती है। आप देखिए इस साल 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, संभावित है 3 राज्यों में तो चुनाव फिक्स है और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने की संभावना है। तो 4 राज्यों के ना सिर्फ देखिए आप 2 दिन पहले उन्होंने प्रभारी नियुक्त कर दिए, सहप्रभारी नियुक्त कर दिए, बल्कि इन 2 दिनों में कंटिन्यू 3 राज्यों की बैठक भी हो गई। हरियाणा हो गया है, महाराष्ट्र हो गया है, अब झारखंड भी बैठक हो गई। और इसके पीछे का पर्पज़ यही है कि लोकसभा चुनाव में कहाँ खामियां रह गई, कहाँ कमियां रह गई कि इन राज्यों में कुछ सीटें कम आई हैं। और आने वाले समय में चूँकि विधानसभा चुनाव है तो विधानसभा चुनाव में कैसे सरकार बनाई जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी सरकार है, महाराष्ट्र में इनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि सरकार वापस लाना है। हरियाणा में इनकी सरकार है, हरियाणा में पिछली बार अल्पमत में हो गए थे, 40 सीटें जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी, फिर उनको दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ा, यानी जेजेपी को, और जो निर्दलीय विधायक थे उनको पार्टी में लेकर आना पड़ा, उसके बाद सरकार चलानी पड़ी। तो हरियाणा में कैसे फिर से सरकार वापस आए, इन 2 राज्यों में तो उनकी सरकार है। झारखंड में सरकार सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और उनके जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन वो इस समय जेल में हैं। तो वहाँ पे कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्थापित करे। जम्मू कश्मीर की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल से चुनाव ही नहीं हुए, इनफैक्ट 5 साल से चुनाव नहीं हुए। 5 साल से वहाँ पे केंद्र शासित राज्य है, एलजी वहाँ पे शासन में है, तो वहाँ चुनाव कराने की चुनौती है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं इन 4 राज्यों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की तैयारियों में जुटी है और इसीलिए उन्होंने कल जो प्रभारी और सहप्रभारी थे उन सब की मौजूदगी में राज्य की कोर कमेटी के साथ बैठक की। इसे आप इंट्रोडक्शन के रूप में भी ले सकते हैं कि जब केंद्रीय नेतृत्व प्रभारी और सहप्रभारियों को राज्य के कोर ग्रुप के सामने रिप्रेजेंट करता है और सामने रखता है, तो एक तरह से मैसेज होता है कि आने वाले समय में यही लोग पार्टी के का माध्यम होंगे, पार्टी और राज्य केंद्रीय टीम और राज्य की टीम के बीच का माध्यम होंगे और इनकी बात को आपको सुनना है और इनकी बात को सुन के आगे चुनाव की तैयारियाँ करना है। तो कल एक विस्तृत चर्चा हुई, ये अभी शुरुआती चर्चाएं हैं, अभी इस पर राज्यों में भी बैठक होगी और राज्यों में एक प्लान बनेगा, उसके बाद ये चुनाव में जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। अब लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद, तीसरी बार सरकार बनाने के बाद अब पूरा फोकस बीजेपी का विधानसभा चुनाव जहां जिन राज्यों में होने वहां पर आ चुका है। शुक्रिया आपका नीरज पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने जन्मदिन के इस खास मौके पर पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, उनके समर्थक, प्रशंसक यहां पर उनका इंतजार कर रहे थे। जन्मदिन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद उत्साहित, और ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, उनके साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में झंडा लेकर पार्टी का यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देश भर में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आज के मौके पर अलग अलग आयोजन भी करेंगे, लेकिन ये दिल्ली की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है। 54 साल के हो गए राहुल गांधी। उनके जन्मदिन के मौके पर देखिए भीड़, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से खड़े, क्योंकि उनको ये जानकारी थी कि राहुल गांधी पार्टी मुख्यालय आएंगे 11 बजे के आसपास। और ये तस्वीर आपको हम वहीं की दिखा रहे हैं। उनके साथ में प्रियंका मौजूद हैं। अभी लोकसभा चुनाव में 2 जगहों से राहुल गांधी चुनाव जीते हैं, एक केरल के वायनाड और दूसरा यूपी की रायबरेली सीट पर। और ये फैसला भी अब राहुल गांधी की ओर से ले लिया गया है कि वो रायबरेली से ही सांसद बने रहेंगे और वायनाड की सीट वो छोड़ देंगे, जहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी जो है वो उपचुनाव लड़ेंगी। और आज उनका जन्मदिन भी है और इस खास मौके पर उनके समर्थक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और राहुल गांधी के जो प्रशंसक हैं वो पार्टी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। और जाहिर सी बात है सभी उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे होंगे, उनको बधाई दे रहे होंगे। और साथ ही सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी को बधाई का, शुभकामनाओं का सिलसिला सुबह से ही जारी है। 54 साल के हो गए हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी वो रहे हैं और आपने देखा लोकसभा के चुनाव के वक्त में किस तरीके से उन्होंने जोर आजमाइश की पार्टी की जीत को लेकर। हालांकि इंडिया अलायंस को जीत तो नहीं मिली, लेकिन परफॉर्मेंस कई राज्यों में बहुत शानदार रहा कांग्रेस पार्टी का भी, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद गदगद हैं, खुश हैं। खुद राहुल गांधी भी बेहद उत्साहित नजर आए रिजल्ट के बाद। और इसी बीच आज का दिन 19 जून की तारीख, जब राहुल गांधी का जन्मदिन का मौका, 54 साल के राहुल गांधी हो चुके हैं। ज्ञानेंद्र कुमार का रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र, ये पार्टी मुख्यालय की तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जहां पर पहुंचे हुए राहुल गांधी। बिल्कुल, राहुल गांधी का 54वां जन्मदिन है और इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर आए हैं। जश्न का माहौल है और अहम बात यह है कि अपना जन्मदिन मनाने राहुल भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं और इससे कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह जो है वो दुगना हो गया है। पार्टी मुख्यालय में राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी मौजूद हैं। बड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आए हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक्सपेक्टेड है और किस तरीके का नजारा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे हैं, केक वगैरह लेकर के आए हैं और राहुल गांधी यहां पर आ चुके हैं। अंदर वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी जो है वो केक काटेंगे जैसी जानकारी है, शुभकामनाएं लेंगे उनकी और बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं से वो मिले भी हैं पहले और फिर मुलाकात करेंगे। यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी के समर्थन में बात करते हैं। राहुल गांधी जैसा हो, देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा। जन्मदिन का मौका है, ये कोई राजनीतिक रैली थोड़ी है। देखिए, जन्मदिन पे जो आते हैं तो दुआओं से नवाजते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, हर धर्म, हर जाति के लोग हमारे नेता का जन्मदिन मनाने आए हैं। तो जन्मदिन पे तोहफा उनके लिए दुआएं हैं। कैसे मना रहे हैं? आज राहुल जी का जन्मदिन है, हमारी यही दुआ है, ये हमारी कामना ईश्वर से कि जल्द से जल्द राहुल गांधी देश के पीएम बने, तभी जाके देश का उद्धार हो सकता है। और जिस तरीके से राहुल जी ने मेहनत करी है, देश के पीएम उन्हीं को होना चाहिए। अभी तो बारी आई नहीं, इस बार तो नेता विपक्ष बनने की बारी है। क्या चाहते हैं आप लोग कि पहले कम से कम नेता विपक्ष बने? जी बिल्कुल, हम ये मांग करते हैं, पहले ही मांग करिए, आज भी हम जन्मदिन मांग करते हैं कि नेता विपक्ष का पद राहुल गांधी जी संभाले। देखिए, तो लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बदला है, कांग्रेस के खेमे में उत्साह है और उन सबके बीच राहुल का जन्मदिन। आइए, ये बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। ये तस्वीर आपको सीधी हम दिखा रहे हैं। उनके साथ में मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार, राज्यपाल की मौजूदगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आप देख रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर मौजूद और ये नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जिसके नए स्वरूप को देश को समर्पित प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है, वहीं की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और इससे पहले नालंदा खंडहर वो गए, वहां पर उन्होंने वहां का दौरा किया, उसके बाद फिर वो अब यहां पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस को उन्होंने देश को समर्पित किया है। ये तस्वीर वहीं की आपको हम दिखा रहे हैं। ये नए कैंपस के उद्घाटन से पहले की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। वहां पर शायद ये लग रहा है कि वृक्षारोपण करते हुए पीएम मोदी बाहर इस कैंपस के नजर आ रहे हैं और उसके बाद जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने नए कैंपस को देश को समर्पित किया। इस नए कैंपस की खासियत क्या है, किस तरीके से ये बन करके तैयार हुआ है, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ 2017 में और 2024 में ये नया कैंपस बना है और इस पूरे नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास किस तरीके से रहा और अब शिक्षा के क्षेत्र में अब भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है लगातार, उसका भी यहाँ से एक संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जब उनका संबोधन होगा तो जाहिर सी बात है वो सुनाई भी देंगे। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं नए कैंपस का जब पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। ये तस्वीर उसी वक्त की है और साथ ही पूरा कायाकल्प किस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय का हुआ 2006 से लेकर के 2007, 2010 में और 2014 में पहले बैच का नामांकन शुरू हुआ और फिर 16 उसके बाद 17 से इस कैंपस का निर्माण कार्य शुरू किया गया और 2024 का मौका जब ये पूरा बनकर के तैयार है। कई अलग अलग देशों के राजदूत भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आप देख रहे हैं
और इसके अलावा अलग अलग देशों के जो राजदूत हैं वो भी यहां पर मौजूद। और इस नए कैंपस को देश को समर्पित प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहां पर बनाया गया है। नए कैंपस में मेडिटेशन हॉल एक है। 17 देशों के मिशन प्रमुख इस समारोह का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और साथ ही चांसलर अरविंद पनगड़िया वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। और इन नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के साथ ही कर दिया है।